So far, we have discussed different theories and models to understand the behaviors and attitudes of our consumers, how these behavior and attitudes are constructed, and how marketers can use the attributes relating to the attitudes to change or alter the perceptions of our consumers relating to their products. In the previous theory, the likelihood model, we have studied that the phenomena attitudes always precedes behavior is not true. जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको पता हो कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आप अपना बिहेवियर ऐसा शो करते हो जिसके बारे में यू डोंट हैव एनी आइडिया। द नेक्स्ट थ्योरी, द असाइनिंग कैजुअलिटी एंड एट्रीब्यूशन थ्योरी, इज ऑल अबाउट दैट कि जब हमारा कोई भी कंज्यूमर अपनी किसी बिहेवियर का जो ब्लेम है या जो क्रेडिट है वो किसी दूसरे पर्सन को या किसी इवेंट को दे देता है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, द एट्रीब्यूशन थ्योरी। और नेक्स्ट थ्योरी एट्रीब्यूशन थ्योरी, इसको अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं तो यहाँ पर आप बोर्ड में चेक कर सकते हो कि अगर एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, या तो वो अपने इंटरनल फैक्टर की वजह से जो भी वो बिहेवियर शो कर रहा होता है वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कर रहा होता है, उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी वो ऐसा बिहेवियर शो करता है जो कि उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आ रहा होता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं तो जब आप सक्सेसफुल होते हो, आपने एक टेस्ट परफॉर्म किया और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ और मेरा मटेरियल अच्छा था, इस वजह से मेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो कि वो ये कहेगा कि मे बी मैम जो थी वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, जो है इन्वायरमेंट अच्छा था तो मैंने अच्छा लिख लिया, टाइम मेरे पास था तो मैंने अच्छा लिख लिया। यानी कि वो अपनी सेल्फ को ब्लेम करने की बजाय एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम कर रहा है कि इनकी वजह से मेरा टेस्ट अच्छा हो गया है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स को कहते हो कि मुझे पढ़ने का टाइम दे देते हैं, अपने फ्रेंड्स को कहते हो कि मुझे समझा देते हैं। अपनी कैपेबिलिटीज, अपने स्किल्स और अपनी एबिलिटीज को फोकस करने के बजाय जब आप एक्सटर्नल लोगों को जो है वो ब्लेम कर रहे होते हो तो वो आप क्या कहलाते हो, एक्सटर्नल बिहेवियर शो कर रहे होते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको वैसा बिहेवियर शो करने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। इंटरनल को जो है हम कह सकते हैं डिस्पोजिशनल फैक्टर्स, और जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको हम सिचुएशनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर के मैंने आपको दो एस्पेक्ट्स बता दिए हैं कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी पर्सन जो सा बिहेवियर शो कर रहा होता है वो इन दो फैक्टर्स की वजह से कर रहा होता है। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल दूं कि आपका एक फ्रेंड है जिसको आप जो है डे 1 पे, जैसे कि फेब स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास अगर ये एक कैलेंडर है तो आप उसको कहते हो कि हमने जो है वो आउटिंग पर जाना है, तो आपको पहले दिन भी वो मना कर देता है, फिर आप उसको कहते हो, वो हर दिन आपको क्या करता जाता है, मना करता जाता है। कभी कहता है कि मैंने अपनी कार रिपेयर करवानी है, कभी कहता है कि मुझे कोई और काम है, वो हर जगह आपको मना करता जा रहा है। तो जब जैसे जैसे आपका एक पर्सन आपको बार बार रिस्ट्रेन करेगा, मना करेगा, तो आपको लगेगा, अब फर्स्ट टाइम वो मना करेगा तो आपको लगेगा कि वाकई उसको कोई काम था। अब जब वो कंसिस्टेंटली एक ही काम करता जा रहा है, एक जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि वो उसकी अपनी ही मर्जी नहीं है। इसको कहा जाता है कि इफ अ बिहेवियर और एटीट्यूड इज कंसिस्टेंट, वी रिलेटेड टू इंटरनल फैक्टर्स। हम उसको इंटरनल फैक्टर्स पर रिलेट करते हैं क्योंकि उसका जो बिहेवियर है वो हर तरह पे क्या है, कंसिस्टेंट है, एक जैसा बिहेवियर वो शो करता जा रहा है। तो जब भी कोई भी बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दूसरी साइड पे एग्जांपल दूं एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझाने के लिए, तो आपका एक फ्रेंड है जो कि बहुत ही अच्छा पर्सन है, बहुत ही पोलाइट पर्सन है, वो हर किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात करता है और मतलब उस बहुत बड़ी हार्मनी है उसमें। अभी वो जाता है किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, और उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा ऑर्डर में उसको ऑर्डर डिलीवर होने में तकरीबन जो है वो आधा घंटा उससे ज्यादा लग जाता है, तो उसको गुस्सा आया होगा। अब उसको पहले भी गुस्सा आया हुआ था। अब वहां पर जो वेटर उसको पिज्जा जो है वो पास करने जा रहा था, उससे पिज्जा जो है वो नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है और वो पिज्जा सारा खराब हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, ठीक है। और उससे आपका जो फ्रेंड है वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है। वो पोलाइट था, इंटरनली वो पोलाइट पर्सन है, लेकिन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल और सिचुएशनल फैक्टर्स वहां पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, ऐसे फैक्टर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए कि उसको एक ऐसा बिहेवियर शो करने पर मजबूर कर दिया जैसा कि वो था ही नहीं। वो इतना अग्रेसिव हो गया जैसा कि वो कभी हुआ ही नहीं था, ठीक है। इन सबको क्या कहा जाता है, अगर पहली वाली चीज को बताऊं जिसमें आप अपना एक जैसा बिहेवियर बार बार शो कर रहे होते हो, उसको कहा जाता है कंसिस्टेंसी, ठीक है। जब एक ही पर्सन बार बार बिहेवियर शो करेगा थ्रू द टाइम, तो वो क्या है, कंसिस्टेंसी कहलाएगी। आप अपने इंटरनल फैक्टर को यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपके पास दूसरा फैक्टर जो मैंने आपको बताया कि सिचुएशनल फैक्टर्स की वजह से आप कोई बिहेवियर शो कर रहे होते हो, उसको कहा जाता है डिस्टिंक्टिवनेस। अब इसको डिस्टिंक्टिवनेस क्यों कह रहे हैं हम,
डिस्टिंक्टिवनेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपका जो भी पर्सन है वो एक ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है होता है जो कि पहले कभी इसने किया ही नहीं। ड्यू टू सिचुएशनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको ऐसा बिहेवियर शो करने पर मजबूर कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और काम होता है, एक और पर्सपेक्टिव होता है कि वाई द पीपल बिहेव द वे दे बिहेव, उसको हम कहते हैं कंसेंसस। अब कंसेंसस से क्या मुराद है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी मीटिंग में जाना चाह रहे हो और आप जो है वो लेट हो जाते हैं। आपको वहां पर पहुंच के पता चलता है कि वहां पर बाकी जो और 20 लोग थे वो भी लेट ही पहुंचे हैं। तो उस केस में आपको कोई भी ब्लेम नहीं करेगा कि आप सिर्फ लेट आए हो। उस केस में चूंकि हर पर्सन जिसने उस मीटिंग को अटेंड करना था वो लेट था, तो यही कंसिडर किया जाएगा कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, या फिर जो है वो इन्वायरमेंट ऐसा था, या फिर पार्किंग की जगह नहीं थी। तो उस वजह से मतलब आपकी ब्लेम नहीं किया जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स को या पर्सन को ब्लेम किया जाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है? कंसेंसस कहा जाता है। अब ये तो आपकी एक जो है सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, जिस तरह वो बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। हम इसको मार्केटिंग में कैसे ले सकते हैं? मार्केटिंग में एट्रीब्यूशन थ्योरी को कहा जाता है कि जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या इवेंट को ब्लेम करता है कि कौन जैसा भी वो बिहेवियर शो कर रहा है वो उसकी खुद वजह नहीं है बल्कि कोई दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी वजह बन रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एट्रीब्यूशन परसेप्शन एट्रीब्यूशन की। Reflects the why people see themselves in the casualties they form about prior behavior। जो वो बिहेवियर शो कर रहे हैं वो अपने आप को कितना ब्लेम करते हैं, कितना कॉज समझते हैं खुद को और कितना कॉज समझते हैं बाकी सारे इन्वायरमेंट को। ठीक है। कहते हैं इट इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। मैंने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन के बारे में समझा दिया है कि जब कोई भी पर्सन अपनी स्किल्स अपने जो है इंटरनल कैपेबिलिटीज को यूज कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि वो इंटरनल एट्रीब्यूशन को यूज कर रहा है। जब आपका कोई भी बिहेवियर शो करते हो आप और आप कहते हो इसकी वजह से मैंने ये किया था, इट मीन्स यू आर यूजिंग योर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। यहाँ पर उसने एग्जांपल यूज की है कि एक साउथ अमेरिकन पर्सन है, ठीक है, जो कि फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करता है और जब वो फोटोग्राफी करता है तो उसका जो इर्द गिर्द के जो कुलीग्स हैं उसके जो उसके फ्रेंड्स हैं टीम मेंबर्स हैं वो उसको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं उनको, आपने बहुत अच्छी फोटोग्राफी की है। उस केस में अगर वो ये सोचता है कि आई एम रियली अ नेचुरल एट एडिटिंग माई डिजिटल वीडियोज, कि मैं बहुत अच्छी वीडियोज एडिट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो अपनी एबिलिटीज अपने एफर्ट्स को कहता है कि मेरी वजह से ही ये वीडियो अच्छी बनी है। इट मीन्स ही इज एन इंटरनल एट्रीब्यूशन पर्सन। ठीक है। लेकिन अगर वही पर्सन ये सोचता कि जो मैंने कैमरा यूज किया था वो बहुत अच्छा था, या मेरे जो जगह थी वो ही बड़ी प्यारी थी कि मेरी वीडियो अच्छी बनी है, या फिर आप ये कहते हो कि मेरे कुलीग में जो मेरा सेकंड मेंबर था वो बहुत अच्छा था उसकी वजह से जो है वो बहुत अच्छा बनी थी, या फिर मैं फर्स्ट टाइम बना रहा था और मैंने बड़ी मेहनत की है इस वजह से अच्छी बनी है। ठीक है। मतलब आप अपनी एफर्ट और अपने स्किल्स को ब्लेम करने की बजाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ब्लेम कर रहे हो। इट मीन्स यू आर यूजिंग योर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। ठीक है। अब मार्केटर इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन को कैसे यूज कर सकते हैं? कहते हैं मार्केटर्स कैन फीचर आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में हम दोनों को यूज कर सकते हैं। जो लोग इंटरनलाइज्ड होते हैं, जो लोग स्किलफुल होते हैं, उनके लिए प्रमोशन में इंटरनलाइजेशन को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है डेवलपमेंट टूल है, आप उनकी ऐसी ऐड बनाएं कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो हमारे कस्टमर्स अपनी जो कैपेबिलिटीज होंगी अपनी स्किल्स होंगी उनको इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है। मतलब आप ऐसा ना कहें कि ऐसी कोई ऐड ना हो जिसमें ये पता चल रहा हो कि इस सॉफ्टवेयर की वजह से आपने अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दी है, आप अच्छे हैं इस वजह से आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की एड्स आप बनाएं ताकि वो वाले पर्सन फिर आपके सॉफ्टवेयर का नेक्स्ट वर्जन परचेज करने में भी जो है वो आगे आगे हो। ठीक है। अपीलिंग हो। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिफेंसिव एट्रीब्यूशन। इसमें होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो सक्सेसफुल कोई काम करते हैं, जो अच्छा काम करेंगे, वो कहेंगे कि ये मैंने अपनी वजह से किया है, और अगर उनसे कोई बुरा एटीट्यूड परफॉर्म हो जाता है तो उस वजह से अपने आप को ब्लेम करने की बजाय वो दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम कर रहे होते हैं। इस थ्योरी को कहा जाता है डिफेंसिव एट्रीब्यूशन। अपने आप को डिफेंड किया जा रहा है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो वो मेरी वजह से है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है। तो ऐसे लोगों के लिए जब आप प्रमोशनल मैसेज बना रहे होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से बनाने चाहिए। जब आप ऐसे पर्सन को जिनमें डिफेंसिव एट्रीब्यूशन होती है, आप उन लोगों के लिए जब एड्स बनाओ तो अगर तो कोई नेगेटिव एटीट्यूड है उनका तो उनको उस पर ब्लेम करो। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एड में देख सकते हो, OMG की एक एड है, आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ब्लड स्पॉट्स हैं। नीचे उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में प्रॉपरली मेंशन किया है कि गेट द मैसेज टेक्सटिंग व्हाइल ड्राइविंग इज अ डेडली
डिस्ट्रैक्शन, अगर आप गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, मोबाइल यूज करते हो, मैसेज कर रहे हो, तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन होगी, आप लोग एक्सीडेंट हो जाएगा आपका एंड यू कैन हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, जॉइन द कन्वर्सेशन, आपको साथ में वो बता रहा है कि आप किस तरह से मीन्स अगर आप ऐसे ड्राइव करोगे, अगर आप ड्राइविंग के दौरान में टेक्सटिंग करोगे तो आपका एक्सीडेंट होगा। मतलब एडवर्टीजमेंट में आपको प्रॉपरली ब्लेम किया जा रहा है। यहाँ पर यही कहते हैं कि जो लोग डिफेंसिव एट्रीब्यूशन रखते हैं और आप उनको कोई ऐसा परसुएसिव मैसेज है कन्वे करना चाहते हो जो कि सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर है उनका, उसको रोकने के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, उनको इंटरनलाइज जो है इंटरनल बिहेवियर को फोकस करेंगे। ठीक है, ताकि उनको बताया जाए कि आपके इंटरनल फैक्टर की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। अब आप टेक्सटिंग कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप कहेंगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी या अंधेरा था या रोड रोड खराब था, टेक्सटिंग कर रहे हैं, आपकी गलती है, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरह के बिहेवियर्स को इस तरह से क्या किया जाता है, हिट किया जाता है। ठीक है, डीमोटिवेट किया जाता है। कमिंग अप टू आवर नेक्स्ट मॉडल विच इज फुट इन द डोर टेक्निक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं सिंपल वेज में। अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप ये पिक्चर देख सकते हो, विल यू हेल्प मी शॉप फॉर केक इंग्रेडिएंट्स। देयर आर टू वीमेन, जो कि एक पर्सन है, दूसरे पर्सन ये कह रहा है कि क्या आप मुझे केक इंग्रेडिएंट्स परचेज करने में हेल्प करेंगे, और वो आपको कहता है या श्योर, और आप जो है उसको वो आपको हेल्प करता है केक इंग्रेडिएंट्स परचेज करने में। उसके 10 मिनट बाद जब आप हर चीजें परचेज कर लेते हो तो आप कहते हो विल यू हेल्प मी बेक द केक, और फिर आप वो पर्सन आपको कहता है ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर इस एग्जांपल को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो आपका फुट इन द डोर टेक्निक है, जैसे कहते हैं ना कि उंगली पकड़ाना और कोई आपका हाथ पकड़ ले, बेसिकली इट्स दैट टेक्निक कि आप पहले छोटी रिक्वेस्ट करते हो, मॉडेस्ट रिक्वेस्ट करते हो, सिंपल रिक्वेस्ट करते हो, और फिर जब वो पर्सन जिसे आपने रिक्वेस्ट की है वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, बाद में आप उससे एक बड़ी रिक्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, जैसे कि आप अपनी मामा से 10 रुपीज मांगते हो, वो आपको दे देती हैं, तो आप आकर फिर कहते हो ऐसा करेंगे आप मुझे 20 या फिर 100 रुपया ही दे दें। मतलब आपको पहले छोटी रिक्वेस्ट करनी चाहिए अपने सामने वाले पर्सन से, और उसके बाद फिर उसको एक बड़ी चीज की तरफ लेकर आना चाहिए। ये टेक्निक क्या कहलाती है, फुट इन द डोर टेक्निक, जिसमें क्या है, फॉलोइंग अप अ स्मॉलर रिक्वेस्ट विद एन इवन बिगर वन, कि पहले आप छोटी रिक्वेस्ट करोगे फिर आप उससे बड़ी रिक्वेस्ट करोगे, दैट द ऑब्जेक्ट कंपाइल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ द बॉन्ड क्रिएटेड, ताकि बॉन्ड क्रिएट हो जाए। आप पहले छोटी सी बात करते हो, जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि आपने अगर किसी पर्सन के साथ अपना बॉन्ड क्रिएट करना है तो आप उससे पहले पूछोगे आपका नेम क्या है, आप क्या करते हो। स्टार्टिंग में जो कन्वर्सेशन होती है आप उससे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो, वो स्मॉल रिक्वेस्ट हो गई। जब आप उससे कोई उसकी एज, उसका सैलरी, उसकी बाकी चीजें पूछने लग जाते हो कि कहाँ पर रहता है, उसका फोन नंबर क्या है, वो सारी क्या आ जाती है कि आप उससे बड़ी रिक्वेस्ट करते जाओगे। हर जगह ऐसा ही होता है कि आप पहले स्मॉलर रिक्वेस्ट से स्टार्ट करते हो, फिर आप बिगर रिक्वेस्ट की तरफ चलते हो। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि जैसे कि आपके घर में भी अक्सर बोला जाता होगा कि उंगली पकड़ाई है तो उसने हाथ ही पकड़ लिया है। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द फुट इन द डोर टेक्निक। हमारे मार्केटर्स इसको अपनी मार्केटिंग टेक्निक में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कहते हैं आफ्टर फुलफिलिंग अ मॉडेस्ट रिक्वेस्ट, आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्टी जो है अपने जिस पर्सन से उसने रिक्वेस्ट की होती है रिक्वेस्टर से, वो एक बड़ी रिक्वेस्ट कर देता है। ठीक है, पहले तो आपका वो पर्सन जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होगा, आपने उससे छोटी सी रिक्वेस्ट की होगी, आपका बॉन्ड क्रिएट हो चुका होगा और उससे आप जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो छोटी, और जब वो आपके साथ बॉन्ड क्रिएट कर लेगा उसके बाद जब आप उससे थोड़ी सी बड़ी रिक्वेस्ट भी करोगे तो वो इसमें कोई बुरा फील नहीं करेगा, क्योंकि वो लगेगा कि आप जो मेरा फ्रेंड बन चुका है। ठीक है, अब कहता है कि पीपल जो पर्सन जो कि आपकी माइनर रिक्वेस्ट को बड़ी जल्दी से फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, वो फिर आपकी बड़ी रिक्वेस्ट को भी इजीली जो है वो फॉलो कर लेंगे, रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे कहता है फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने किसी भी मिचेल जे फॉक्स फाउंडेशन मतलब किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को $25 जो है वो डोनेशन के तौर पर दिए हैं। अब इसके चांसेस ज्यादा है कि अगली दफा उसको अगर कहा जाएगा कि तुम 100 जो है वो डोनेट करो तो वो 100 डोनेट कर देगा। उसके कॉन्ट्रास्ट अगर मैं दूसरे पर्सन की बात करूं कि वो स्टार्ट ही $100 से करे, तो कोई भी पर्सन $100 कभी भी डोनेट नहीं करेगा। आप छोटी छोटी अमाउंट से स्टार्ट करते हो, देन आप बड़ी की तरफ चलते हो। ठीक है, कहते हैं सम रिसर्च इनटू द फुट इन डोर टेक्निक फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ स्पेसिफिक इंसेंटिव, जो आप इंसेंटिव देते हो कंज्यूमर्स को, वो आपके एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स पर किस तरह से इफेक्ट करते हैं। अगर आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर आपको किसी चीज पर छोटा सा इंसेंटिव दिया जाएगा तो आप उस चीज को परचेज जरूर करोगे, लेकिन हमारी जो फुट इन द डोर टेक्निक है वो ऑलवेज इतनी जो है वो प्रॉपर और कंसिस्टेंट नहीं होती। द फॉर इंस्टेंस इंडिविजुअल्स हु ट्राइड ब्रांड्स विदाउट एनी इंडोर्समेंट, आपने ऐसा कोई ब्रांड परचेज किया जिसमें आपको कोई ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था, आपने बाय कर लिया,
अगर आप किसी भी ब्रांड से चीजें बार बार परचेज करते हो तो इसका मतलब है एक तो आपकी इंटरनल एट्रीब्यूशन है, दूसरा ये है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके बारे में, आप उस ब्रांड से बार बार परचेज करते हो। आई बाई दिस ब्रांड बिकॉज आई लाइक इट, मतलब आप इंटरनल अपनी वजह से उस ब्रांड को परचेज कर रहे हो। दूसरी चीज आ जाती है कि अगर हमारी कंपनी जो है वो आपको फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करती है तो बड़े से लोग आके वो फ्री चीज जो है वो यूज करेंगे और उनका जो है वो स्लोगन क्या होगा या वो क्या कहेंगे कि आई ट्राई दिस ब्रांड बिकॉज इट वॉज फ्री। वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपका ब्रांड परचेज कर रहे थे क्योंकि वो उनको फ्री मिल रहा था, उनको एक्चुअली में आपका ब्रांड पसंद नहीं है। तो कहते हैं कि जब भी आप फुट इन द डोर टेक्निक में अपनी मार्केटिंग करने लगे कि आप उनको छोटे छोटे सैंपल्स दे रहे हो फिर आप उनको प्रोडक्ट ऑफर करो, ये वाली टेक्निक हमेशा काम नहीं करती। कभी कभी जब आप उनको कोई फ्री सैंपल या फिर कोई जो है वो सेंस ऑफ डिस्काउंट वगैरह देते हो तो वो उसको एक ऐसा फैक्टर कंसिडर करके आपसे परचेज कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे रिपीटिंगली परचेज करेंगे बिकॉज दे लाइक द सिचुएशन दैट यू हैव क्रिएटेड, दे डिड नॉट रियली लाइक द ब्रांड यू हैव प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि हमेशा जब आप अपना फुट इन डोर टेक्निक को यूज करने लगे तो माइंड में रखें कि आपने एक्सटर्नलाइज जो फैक्टर्स हैं उनको कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, कहते हैं आई डिड इट बिकॉज आई गॉट अ लार्ज इंसेंटिव बट आई डिड नॉट रियली लाइक द प्रोडक्ट। आप इतने बड़े इंसेंटिव ना दें कि लोग सिर्फ और सिर्फ उस इंसेंटिव की वजह से आपका प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, आपके इंसेंटिव हमेशा मॉडरेट होने चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जो आपको उंगली पकड़ा रहा है वो मार्केटेड है, आपको पहले छोटा सा सैंपल प्रोवाइड किया जाता है और फिर आपको वो बड़ा प्रोडक्ट प्रोवाइड करने का कह रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मार्केटेड को मॉडरेट होना चाहिए। अब ये फुट इन डोर के ऑपोजिट है दूसरी टेक्निक, डोर इन द फेस टेक्निक। डोर इन द फेस टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आप पहले बहुत बड़ी एक जो है वो महंगी चीज प्रोवाइड करते हो और उसके बाद जो है वो उसकी प्राइसेस को कम करते जाते हो। ठीक है, उसको रियलिस्टिक में ले आते हो। तो कहता है कि फुट इन द डोर से ज्यादा बेटर ये भी टेक्निक है, कुछ मार्केटर्स इस टेक्निक को भी यूज करते हैं। एट्रीब्यूशन थ्योरी में अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो भी पर्सन जो बिहेव कर रहा है वो अपने आप को खुद ब्लेम कर रहा होता है कि आई वॉज द रीजन फॉर डूइंग दैट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूशन टुवर्ड अदर्स कि आप अपने किए गए बिहेवियर का ब्लेम या क्रेडिट किसी दूसरे पर्सन को दे रहे होते हो। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि आप कहते हो कि जगह ही अच्छी थी या फिर कैमरा अच्छा था या फिर आपके को वर्कर्स अच्छे थे जिनकी वजह से आपने एक अच्छी सी वीडियो बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन जो बिहेवियर शो कर रहे हो आपने ये वाला बिहेवियर क्यों शो किया, तो समटाइम्स आप खुद को कहोगे कि आई वाज लाइक दैट। मैं पूछूंगी आपने अच्छा परफॉर्म क्यों क्यों किया तो आप ये कहोगे कि मैंने बहुत मेहनत की थी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने अच्छा क्यों परफॉर्म किया था तो समटाइम आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पेरेंट्स अच्छा पढ़ते हैं, मेरी सिस्टर्स अच्छा पढ़ती हैं, फ्रेंड्स अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप ब्लेम कर रहे होते हो। यहाँ पर उसने इलस्ट्रेट किया है कि जब भी कोई भी पर्सन जो है शॉपिंग करने लगता है तो सेल पर्सन जो होता है वहां पर उसके वर्ड बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे सेल पर्सन के मोटिव फेवरेबल होंगे तो हमारा कंज्यूमर भी फेवरेबल वे में बिहेव करेगा। अगर हमारे सेल पर्सन का जो एटीट्यूड या फिर मोटिव्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे, अनफेवरेबल होंगे, तो हमारा जो कंज्यूमर है वो किसी दूसरी जगह से परचेज कर लेगा। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो कैनन डिजिटल कैमरा की एग्जाम्पल यूज की है कि एक लड़की है जो कि पॉइंट एंड शूट कैमरा परचेज करना चाहती है और उसको नेक्स्ट डे जो है वो वेकेशन पर जाना है। ठीक है, वो क्या करेगी, शी एग्रीज टू पे फॉर नेक्स्ट डे डिलीवरी, क्योंकि उसको अगले ही दिन शॉप वेकेशन पर जाना है तो वो अमेजोन से परचेज कर रही है वो कैनन कैमरा। अगर तो वो फ्री डिलीवरी चाहती तो उसको 5 डे वेट करना पड़ना था, लेकिन उसको सिर्फ के दिन के लिए ही चाहिए था। तो वो कहती है कि मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगी कि मुझे फेडेक्स के थ्रू जो है वो टीसीएस कर दिया जाए। अब होता क्या है कि अगर उसको उसी दिन पर वो वाला कैमरा रिसीव हो जाएगा तो उसका फेवरेबल एटीट्यूड होगा अमेजोन की तरफ भी और फेडेक्स की तरफ भी। लेकिन अगर जो है टाइम पर नहीं पहुंचता, कहते हैं द पैकेज विद द कैमरा डज नॉट अराइव, उसी दिन नहीं पहुंचेगा तो हमारा कंज्यूमर का जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। हमने जो कहा था उसको हम उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। दैट इज या तो वो अमेजोन को बिलीव करेगी कि उसने प्रोडक्ट टाइम पर नहीं भेजा होगा या फिर फेडेक्स को बिलीव करेगी कि उसका डिलीवरी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर बाहर वेदर खराब हो जाता है तो वो दोनों कंपनीज को ब्लेम नहीं करेगी, वो ये कहेगी कि बारिश होने लग गई थी या फिर थंडरस्टॉर्म था इस वजह से वो नहीं भिजवा पाए। मतलब कि डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं हमारे कंज्यूमर डिफरेंटली उनको ब्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है हमारे पास एट्रीब्यूशन टुवर्ड ऑब्जेक्ट्स कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है या जो भी चीज हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, समटाइम्स हमारे कंज्यूमर्स उसको भी ब्लेम करते हैं। ठीक है, कहते रिसर्चर्स हैव आल्सो स्टडीड दैट कंज्यूमर्स एट्रीब्यूशन टुवर्ड ऑब्जेक्ट्स वो किस कॉन्टेक्स्ट में होता है जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज कर रहे होते हैं।
जब भी कंज्यूमर से पूछा जाएगा कि क्या उनका प्रोडक्ट जो है जो उन्होंने परचेज किया था हैज मेट और फेल टू देयर एक्सपेक्टेशन, वो उस प्रोडक्ट की सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल फैक्टर्स या परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पीछे एग्जांपल दी गई थी बार्डले वाली, जो कि एक वो वीडियो बनाता है वेकेशंस की, तो यहाँ तो वो खुद को कहेगा कि मतलब मैं अच्छा था, मेरे स्किल्स अच्छे थे, यहाँ पे वो कहेगा कैमरा बहुत अच्छा था। क्योंकि कभी कभी आप जैसे कि आप कोई भी चीज यूज करते हो, आपको होगा कि इसका टेस्ट ही बहुत अच्छा था कि इसने मुझे अट्रैक्ट किया है कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको दोबारा से रीपरचेज करूं। मतलब प्रोडक्ट जो है वो आप उसको ब्लेम कर रहे हो, उसको क्रेडिट दे रही हो। उस तरह से जो बार्डले वाली एग्जांपल है वो कैमरा को और जो वीडियो क्वालिटी है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको एट्रीब्यूशन दे रहा है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूशन है जहाँ पर कि सॉफ्टवेयर ही इतना अच्छा था कि इतनी अच्छी एडिटिंग हो गई है। यहाँ वो अपने स्किल्स को दे सकता है, इसको हम कहेंगे इंटरनल एट्रीब्यूशन, यहाँ भी एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन करेगा। अब देख सकते हो कि तीनों एट्रीब्यूशन, इंटरनल, एक्सटर्नल और प्रोडक्ट एट्रीब्यूशन, तीनों को यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यूज किया गया है। ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था इंटरनल एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूट टुवर्ड अदर्स में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, और यहाँ पर एट्रीब्यूट टुवर्ड ऑब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है एनालाइजिंग सेल्फ एट्रीब्यूशन, के सेल्फ एट्रीब्यूशन को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि जब भी आप कोई भी बिहेवियर या फिर आपके इर्द गिर्द कोई भी पर्सन जो भी बिहेवियर शो करता है वो तीन रीजन की वजह से हो सकता है। इंटरनल, जिसको हम कंसिस्टेंसी भी कहा था, जिसको हमने कहा था कि ये डिस्पोजिशनल फैक्टर्स हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्टिव, जिसको हमने सिचुएशनल फैक्टर्स कहा था। यहाँ पे कंसेंसस, जिसके मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी और उसमें समझाया था। यहाँ पर उसने दो डिफरेंट एग्जांपल यूज की है। एक है एक पर्सन एल्यूमिनस जो कि कोई मनी डोनेट करना चाहता है वहां से जहां से उसने एमबीए जो है वो किया था। दूसरा पर्सन है कोई फोटोग्राफर है हु इज कंटेम्पलेटिंग बाइंग अ न्यू एंड एक्सपेंसिव प्रिंटर, ताकि जो है उसकी फोटोग्राफी अच्छी हो सके। अब दो सिचुएशंस है ना, एक पर्सन एक कंपनी को डोनेशन करना चाहता है ताकि एमबीए जो है वो अगले आने वाले बच्चों के लिए बेटर हो सके। दूसरा पर्सन है जो कि अपने लिए फोटोग्राफर प्रिंटर मशीन परचेज करना चाहता है ताकि उसकी फोटोग्राफी अच्छी हो सके। दोनों सिचुएशन जो है वो आपका सब्सटेंशियल आउटलेट प्रोवाइड करती है, दोनों को फंड्स की जरूरत है। ऐसा ही है ना, अगर आपने प्रिंटर परचेज करना है तब भी आपको फंड्स चाहिए, अगर आपने एमबीए में कुछ डोनेट करना है तब भी आपको पैसे चाहिए। ठीक है, कहते द एल्यूमिनस बिलीव दैट द डोनेशन विल इंप्रूव द एमबीए प्रोग्राम, उसकी रेपुटेशन और दोनों को उसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ चाहिए। एमबीए वाला जो डोनेट कर रहा है उसको अच्छा एमबीए चाहिए आने वाले लोगों के लिए, और जो आपका पर्सन प्रिंटर परचेज कर रहा है उसको अपनी फोटोग्राफी बेस्ट चाहिए। ठीक है, तो हम इन फैक्टर्स को तीन फैक्टर्स में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस, जो कि मैं आपको पहले ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है उसने इस टेबल में आपको बताया है, टेबल देख लेते हैं। टेबल में आप देख सकते हो रीविंग सेल्फ एट्रीब्यूशन, सिनेरियोज दो है हमारे पास। एक है एन इल्यूमिनस कंसीडरिंग डोनेटिंग मनी टू हिज एमबीए प्रोग्राम, और दूसरा है एन एमेच्योर फोटोग्राफर जो कि व्हेन प्रिंटिंग ऑन द लेटेस्ट एचपी प्रिंटर हर फोटोज लुक मच बेटर, जो कि प्रिंटर परचेज करना चाहता है कि उसकी फोटोग्राफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। दो सिनेरियोज हो गए। अब तीन पर्सपेक्टिव्स हैं, डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस। हमेशा याद रखिएगा जो डिस्टिंक्टिवनेस होती है वो सिचुएशन की वजह से होती है, कंसिस्टेंसी टाइम की वजह से होती है, एंड कंसेंसस पीपल की वजह से होता है। ठीक है, अब डिस्टिंक्टिवनेस की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल जो सिचुएशंस होती हैं आप उनको ब्लेम कर रहे होते हो। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि हाउ डिस्टिंक्टिव विल माई कंट्रीब्यूशन बी, दूसरों से मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी अलग होगी, क्या लोग मेरे डोनेशन को लार्जर कंसिडर करेंगे, क्या मैं इस ग्रुप का पार्ट बन सकूंगा या फिर नहीं। दूसरा हमारे पास वो पर्सन है, एम आई द ओनली वन हु सीज दिस मार्केट डिफरेंस और डू अदर नोटिस द सेम, क्या उसी को लगता है कि फोटोग्राफर का प्रिंटर अगर अच्छा होगा तो अच्छी फोटोज आएंगी, या सिर्फ मैं खुद ही पर जो है वो सोचता हूँ। मतलब आप सिचुएशन के बारे में सोच रही हो। नेक्स्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी, जो कि हमारी टाइम के लिहाज से होती है। कहता है कैन आई अफोर्ड टू डोनेट रेगुलरली, अब ये आपकी इंटरनल चीजें आ जाती हैं। ठीक है, विल आई बी एबल टू कंट्रीब्यूट मनी, क्या मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं यूनिवर्सिटी को हमेशा जो है कंसिस्टेंट वे में प्रोवाइड करता रहूं। मतलब आप आज आपके पास पैसे हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर दोगे, क्या आने वाले सालों में भी आपके पास पैसे होंगे, कि आपकी चीज कॉन्टिन्यूस होगी। दूसरा जो सिनेरियो है हमारा उसमें अगर हम देखें, कहता है विल आई सी द सेम सुपीरियरिटी ऑफ द एचपी प्रिंटर, जब मैं फोटोज जो है खींचूंगा क्या मुझे वाकई वैसा रिजल्ट मिलेगा, और इज द एडवांटेज आई सी इज मोस्टली अ फंक्शन ऑफ व्हाट द फोटोग्राफर पर्टिकुलर फोटो शोज, या मैंने जो फोटो देखी जिससे मैं इंस्पायर हुआ था क्या सिर्फ उसी फोटो में थी ये चीज। मतलब क्या जो मैं चीज परचेज करने जा रहा हूँ या मैं जो डोनेट करने जा रहा हूँ क्या उसमें कंसिस्टेंसी होगी या फिर नहीं होगी। और लास्ट पे आ जाता है कंसेंसस, जो पीपल की वजह से होता है। कहते हैं इफ आई आस्क माई फ्रेंड वुड मोस्ट ऑफ देम एग्री, कि मुझे वहां पर डोनेशन लेनी चाहिए या फिर नहीं, मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
और उसके अलावा जो दूसरा है, इफ आई आस्क माय फ्रेंड हु वुड मस्ट मोस्ट ऑफ देम एग्री कि मुझे पिक्चर जो है वो मेरी पहली वाली पिक्चर से डिफरेंट है या फिर नहीं। मतलब ये तीनों आपके पास डिस्टिंक्टिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड कंसेंसस जो है आपके पास है एट्रीब्यूशन थ्योरी के। बस अगर हम देखें तो इस चैप्टर में आपने मल्टीपल थ्योरीज पढ़ी हैं, ठीक है। अगर आपने आपको जो है वो रिवाइज करवाऊं, तो अगर हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हो कि हमने पहले पढ़ा था कि एटीट्यूड्स होते क्या है, उनको किस तरह से फॉर्म किया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स आपको हेल्प करते हैं एटीट्यूड्स फॉर्मेशन में। फिर हमने जो है वो ट्राई कंपोनेंट मॉडल पढ़ा था कि 3 चीजों से मिलकर आपका कोई भी एटीट्यूड बनता है। ये सारे मॉडल्स थे आपके एटीट्यूड्स को कंस्ट्रक्ट करने के। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मल्टी एटीट्यूड एटीट्यूड मॉडल, कि हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज करके आपके एटीट्यूड को एल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी चेंजिंग द मोटिवेशनल फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, कि हम अपने एटीट्यूड की जो मोटिवेशनल फंक्शंस हैं अगर उनको चेंज करने, जो उनके ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से आपके एटीट्यूड्स बिल्ड होते हैं, उनको भी चेंज कर दें तो भी हम जो है आपके एटीट्यूड्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपने डिफरेंट थियरीज पढ़ी। फिर उसके बाद हमने जो है लाइवलीहुड मॉडल पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जो है वो आज वाला मॉडल पढ़ा। ये पूरा चैप्टर जो है डिफरेंट मॉडल्स में हमने ये चीज पढ़ी है कि हाउ द बिहेवियर्स आर ऑफ कंज्यूमर्स आर कंस्ट्रक्टेड, और किस तरह से हम उनको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने में यूज कर सकते हैं।